Hello and welcome to CVR English. You're watching The Big Story. I'm Idris, and today our topic is about the Union Minister's bill that was presented recently. The Union Minister of State for Electronics and Information Technology, Rajiv Chandrasekhar, on Thursday said the Digital Personal Data Protection Act, that is our topic today. In short, it's also known as DP Act, passed by the Parliament recently, will make digital companies handle the data of Indian citizens under absolute legal obligation. The Digital Personal Data Protection Bill. Honorable Chairperson Ma'am, I rise to move that the bill to provide for the processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and the need to process such personal data for lawful purposes and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. Motion moved. There are two amendments by Dr. John Brittas and Dr. B. Sivadathan for reference of the Digital Personal Data Protection Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. Members absent, amendment not moved. The motion of consideration of the bill is now open for discussion. I now call upon the members those names have been received for participation in the discussion. Okay. Honorable Chairperson Ma'am, पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश भर में सेवाओं को गरीब से गरीब घर तक पहुंचाने का एक नया आयाम रचा है, आज सारी दुनिया में उसकी चर्चा है। आज अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में करीब 90 करोड़ देशवासी हमारे ऐसे हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हैं और प्रैक्टिकली जिंदगी के हर पहलू में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की मदद से Well, calling the law an important milestone in the cyber law framework, Chandrasekhar said that there will be punitive consequences of high penalty and even blocking them from operating in India. जीवन की सेवाएं ले रहे हैं और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है। ऐसी परिस्थितियों में जहां डिजिटल हमारी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, उसमें पर्सनल डेटा और विशेषकर डिजिटल पर्सनल डेटा उसको सुरक्षित रखने के लिए आज ये बिल लेके आए। आज अगर बहुत अच्छा होता कि विपक्ष के हमारे साथी भी 140 करोड़ देशवासियों को जो एक अधिकार दिया जा रहा है, उस अधिकार के देने के सहभागी बनते, लेकिन विपक्ष को आज तक कभी भी हमारे देशवासियों के अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं थी। वो आज भी इन खाली बेंचों से क्लियर दिखाई देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इतने सिंसियरली प्रेजेंट है और देश के 140 करोड़ देशवासियों को ये अधिकार देने में इस सदन के माध्यम से एक बहुत बड़ा उपयोगी काम कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं बहुत शॉर्ट में इस बिल के बारे में सदन के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले इस बिल के लिए कंसल्टेशन बहुत हुआ है। पिछले करीब 6 वर्षों से इस बिल के ऊपर काम चल रहा था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, कमेटी ने कई 100 से अधिक मीटिंग्स की, 48 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेशन हुआ, 39 मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन हुआ, करीब 24,000 कमेंट्स आए और उसके बाद में डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में ये बिल सदन के समक्ष लाए। सभापति महोदया, इस बिल में जितने भी साधारण नागरिक जो डिजिटल सेवाएं उपयोग करते हैं उन सबको नए अधिकार दिए गए और जो भी संस्था
किसी भी व्यक्ति के डेटा को लेती है, उपयोग करती है, उसके ऊपर Well, the Digital Personal Data Protection Act that was passed by Parliament a few days ago is a very important milestone in global standard cyber law framework that Prime Minister Narendra Modi wanted to build for the India decade, a decade of technology for $1 trillion digital economy, the Union Minister told. बहुत सारे ऑब्लिगेशंस डाले गए। उन ऑब्लिगेशंस के बारे में आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था लेती है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी चलेगा कि जो भी डेटा ले उसका उपयोग केवल कानून के अनुसार हो सकता है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए ले उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, यानी जितना चाहिए उतना ही डेटा ले। चौथा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, यानी अगर डेटा में कोई करेक्शन करना है, कोई चेंज करना है तो वो नागरिक को अधिकार है। पांचवा प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन कि जब तक उद्देश्य की पूर्ति हो, जब तक रिक्वायरमेंट हो तभी तक स्टोर करे, उसके बाद में उसको डिलीट करे। छठा प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सेफगार्ड्स, यानी पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए जितने रीजनेबल सेफगार्ड्स लेने चाहिए वो सब सेफगार्ड्स लिए जाए। सातवां प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जिस भी संस्था ने, जिस एंटिटी ने डेटा लिया है उनकी जिम्मेदारी है कि इस कानून के तहत जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों के साथ में नागरिकों की डेटा की सुरक्षा करें। सभापति महोदया, नागरिकों को 4 अधिकार दिए गए। राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल डेटा के बारे में कि क्या डेटा। Well, the bill will apply to the processing of digital personal data within India where such data is collected online or collected offline and is digitized. It will also apply to such processing outside India if it is for offering goods and services in India. दिया गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। सेकेंड, राइट टू करेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा एंड राइट टू इरेजर, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेरा डेटा नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे तो राइट टू इरेजर है। इसको राइट टू फॉरगॉटन भी बोलते हैं कई ज्योग्राफीज में। राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कोई शिकायत हो उसका एक बहुत अच्छे तरीके से माध्यम बनाया गया है। एंड राइट टू नॉमिनेट इन केस ऑफ डेथ एंड इनकैपेसिटी। सभापति महोदया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है प्रस्तावित इस बिल में। एक इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा जिसकी डिजिटल बाय डिजाइन, यानी जो दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में रहने वाले समर्थ नागरिकों को जो सुविधाएं, वही एक्सेस टू Personal data may be processed only for a lawful purpose upon consent of an individual. Consent may not be required for specified legitimate uses such as voluntary sharing of data by individual or processing by the state for permits, license, benefits and services. The Digital Personal Data Protection Bill is aimed at giving the Indian citizens a right to have his or her data protected and cast obligations on all companies today, all platforms, foreign or Indian, small or big, to ensure that the personal data of Indian citizens is handled with absolute obligations that are cast on them, and that if they do not, there will be punitive consequences of high penalties and high fines, and if they repeatedly violate the law, they can be blocked from the Indian internet. It will put the brake on the practice of misuse and exploitation of personal data by some companies, and it will have a deep behavioral change on all digital platforms that deal with Indian citizens and their personal data. The Digital Personal Data Protection Bill is aimed at giving the Indian citizens a right to have his or her data protected and cast obligations. Well, data fiduciaries will be obligated to maintain the accuracy of data, keep data secure and delete data once this purpose has been met. The bill grants certain rights to individuals, including the right to obtain information, seek correction and erasure on grievance redressal.
साथ ऐसा महसूस होता है धन्यवाद। सरकार का श्री जयदेव गल्ला जी। सरकार का बूट जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on a bill that is recently जयदेव जी, passed. can you conclude in 2 minutes? Yes, sir. Start now, sir, please. Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this bill, which has come after a long journey undergone 5 iterations. Sir, one point agreed upon by everybody is that we need legislation on data protection, and therefore this bill is welcome. However, I wish to point out a couple of things. I come to the Data Protection Board, sir. I feel that it is overly tilted towards the central government from clause 18 to clause 26. For example, the government of India will establish the board, decide where its headquarters should be, decide its chairperson and members, loosely tied qualifications to become the chairperson, gives elbow room to government to appoint one at its own wisdom, mention the chairman and members can be reappointed, but not for how long, and also the government will prescribe how the board has no function and follow procedures, including how to conduct meetings. Sir, you are appointing the board for just 2 years and allowing for renewal. My question is this: is it not too short a term? With the scope of reappointment, will it not affect the independent functioning of the board? Additionally, the Supreme Court observed in 2019 that short-term appointments, along with provision for reappointment, increase the influence and control of the executive, sir. Sir, my final point is related to the amendment to Section 8(1)J of the RTI Act. I strongly feel that the proposed amendment makes government functionaries and the executive remain opaque in their functioning, and there's a possibility of corruption which this government wants to curb at every point and at any cost. So my only request to the Honourable Minister is to revisit this amendment with a broader frame of mind. Sir, in conclusion, at a macro level, it is a good bill and it is a good beginning. It's an honest attempt made by the ministry, headed by 2 highly knowledgeable and experienced figures in the field of ICT. So I support this bill with some caveats that I had mentioned. Thank you I hope very that the much. Honourable Minister will Thank sincerely you. address them. Thank you, Shri sir. Imtiaz Jalil ji. Kindly साथ ऐसा महसूस होता है बहुत धन्यवाद। कि सरकार का श्री कंट्रोल, जयदेव गल्ला जी। सरकार का बूट जयदेव गल्ला जी। Well, the central government may exempt government agencies from application of provisions of the bill in the interest of specified grounds such as security of the state and public order and prevention of offences. The central government will establish the Data Protection Board of India to educate on non-compliance with the provisions of the bill. श्री श्रीकांत शिंदे जी। श्रीकांत शिंदे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज एक रिवॉल्यूशनरी कानून जो है इस सदन में पास होने वाला है, और सबसे बड़ी हमारी चिंता जो Kindly conclude in 2 minutes. सर अभी तो स्टार्ट किया सर, लेट मी टॉक। कीजिए। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी वो डेटा की सुरक्षा थी, और आज हमारे देश में कोई भी डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं था। आज इस बिल के माध्यम से जो है सबकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी जो है सरकार के माध्यम से ली जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कंपनीज द्वारा हमारा डेटा जो है इस्तेमाल किया जाता है, और उसका हमें रोज जो है स्पैम कॉल्स के माध्यम से जो है हमेशा कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नए कानून के कारण मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रणाली बनाई जाएगी जिसमें डेटा कलेक्शन से लेकर उसके प्रोसेसिंग तक ये पूरा ख्याल जो है इस कानून के माध्यम से रखा जाएगा। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास ये कानून नहीं था। बाकी देशों में, यूरोपियन यूनियन में 2018 में बना, जर्मनी में डेटा प्रोटेक्टर एक्ट है, उसी के साथ में फ्रांस में डिजिटल रिपब्लिक एक्ट है। तो मैं सरकार का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि डेटा को हम आज न्यू ऑयल कहते हैं, क्योंकि हमारे जन्म के रिकॉर्ड्स से लेकर डेली एक्टिविटीज डेटा, जैसे हमारा स्मार्ट वॉच हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या डेटा शेयरिंग हो, मुझे लगता है कि वहाँ पर सब जगह पर 2 मिनट सर डेटा शेयरिंग हो रहा है। चाहे वो बैंक में खाता खुलवाना हो या नया सिम कार्ड खरीदना हो, हमारा देश वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और डेटा बेस्ड इकोनॉमी बन रहा है। इसलिए ये विधेयक आज की जरूरत को मुझे लगता है कि पूरा करता है। मैं कुछ 2 सजेशंस जो है यहाँ पर देना चाहूँगा कि सबसे पहला मुद्दा है कि इस बिल में डेटा प्रिंसिपल के लिए राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी
या राइट टू बी फॉरगॉटन प्रावधान नहीं है जिससे कई केसेस में इश्यू आ सकता है। ये प्रावधान 2019 के बिल में था। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसको Exemptions to data processing by the state on grounds such as national security may lead to data collection, processing and retention beyond what is necessary. This may violate the fundamental rights to privacy. हटाने का क्या वजह था, तो आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। उसी के साथ में मेरा दूसरा सजेशन है कि एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को लेकर जिससे अपने डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है सर। 2019 के बिल में डेटा लोकलाइजेशन का प्रावधान वहां पर था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट डेटा सेंटर्स पर हो सकता है? अब भारत सरकार के पास पावर है जिससे वो कंट्रीज को नोटिफाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लास्ट लाइन सर, लोकलाइजेशन एक अच्छा एवेन्यू था जॉब क्रिएशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मैं मंत्री जी से इस पर थोड़ा क्लैरिटी जानना चाहूंगा कि इस प्रावधान को क्यों हटाया गया। इसके साथ में मेरी पार्टी शिवसेना इस बिल का समर्थन करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा शेट्टी जी। Well, the bill does not regulate the risks of harms arising from processing of personal data. The bill does not grant the right to data portability and the right to be forgotten to the data principle. The bill allows transfer of personal data outside India except to the countries notified by the central government. This mechanism may not ensure adequate evaluation of data protection standards in the countries where transfer of personal data is allowed. एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, उसमें पर्सनल डेटा और विशेषकर डिजिटल पर्सनल डेटा उसको सुरक्षित रखने के लिए आज ये बिल लेके आए। आज अगर बहुत अच्छा होता कि विपक्ष के हमारे साथी भी 140 करोड़ देशवासियों को जो एक अधिकार दिया जा रहा है उस अधिकार के देने के सहभागी बनते, लेकिन विपक्ष को आज तक कभी भी हमारे देशवासियों के अधिकारों के प्रति कोई सजगता नहीं थी। वो आज भी इन खाली बेंचों से क्लियर दिखाई देता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज इतने सिंसियरली प्रेजेंट है और देश के 140 करोड़ देशवासियों को ये अधिकार देने में इस सदन के माध्यम से एक बहुत The members of the Data Protection Board of India will be appointed for 2 years and will be eligible for reappointment. The short term with scope for reappointment may affect the independent functioning of the board. बड़ा उपयोगी काम कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं बहुत शॉर्ट में इस बिल के बारे में सदन के समक्ष रखूंगा। सबसे पहले इस बिल के लिए कंसल्टेशन बहुत हुआ है। पिछले करीब 6 वर्षों से इस बिल के ऊपर काम चल रहा था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, कमेटी ने कई 100 से अधिक मीटिंग्स की, 48 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेशन हुआ, 39 मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन हुआ, करीब 24,000 कमेंट्स आए और उसके बाद में डिटेल्ड कंसल्टेशन के बाद में ये बिल सदन के समक्ष लाए। सभापति महोदया, इस बिल में जितने भी साधारण नागरिक जो डिजिटल सेवाएं उपयोग करते हैं उन सबको नए अधिकार दिए गए और जो भी संस्था किसी भी व्यक्ति के डेटा को लेती है, उपयोग करती है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस डाले गए। उन ऑब्लिगेशंस के बारे में आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था लेती है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी चलेगा कि Personal data is information that relates to an identified or identifiable individual, businesses as well as government entities. Process personal data for delivery of goods and services. Processing of personal data allows understanding preferences of individuals, which may be useful for customization, targeted advertising and developing recommendations. Processing of personal data may also aid law enforcement. Unchecked processing may have adverse implications for the privacy of the individuals, which has been recognized as a fundamental right. It may subject individuals to harms such as financial loss, loss of reputation and profiling. जो भी डेटा ले उसका उपयोग केवल कानून के अनुसार हो सकता है।
दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए ले उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, यानी जितना चाहिए उतना ही डेटा ले। चौथा प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, यानी अगर डेटा में कोई करेक्शन करना है, कोई चेंज करना है तो वो नागरिक को अधिकार है। पांचवा प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, कि जब तक उद्देश्य की पूर्ति हो, जब तक रिक्वायरमेंट हो तभी तक स्टोर करे, उसके बाद में उसको डिलीट करे। छठा प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सेफगार्ड्स, यानी पर्सनल डेटा को सिक्योर रखने के लिए जितने रीजनेबल सेफगार्ड्स लेने चाहिए वो सब सेफगार्ड्स लिए जाए। सातवां प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी जिस भी संस्था ने, जिस एंटिटी ने डेटा लिया है उनकी जिम्मेदारी है कि इस कानून के तहत जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों के साथ में नागरिकों की डेटा की सुरक्षा करें। India's standalone law on data protection, use of personal data is regulated under the Information Technology IT Act 2000. In 2017, the central government constituted a committee of experts on data protection chaired by Justice B.N. Sri Krishna to examine issues relating to data protection in the country. The committee submitted its report in July 2018 based on the recommendations of the committee. The Personal Data Protection Bill 2019 was introduced in Lok Sabha in December 2019. सारांश लाने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष जी। इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। कानून के ड्राफ्ट को करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन और 39 मंत्रालयों ने डिटेल डिस्कशन किया है। करीब 24,000 कंसल्टेशंस आए हैं। मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा माननीय अध्यक्ष जी। इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है, जिससे कि एक सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस बिल में ही की जगह शी का व्यवहार किया गया है, हिज की जगह हर का व्यवहार किया गया है। अध्यक्ष जी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। Well, the bill was referred to a joint parliamentary committee which submitted its report in December 2021. In August 2022, the bill was withdrawn from Parliament. In November 2020, a draft bill was released for public consultation. In August 2023, the Digital Personal Data Protection Bill 2023 was introduced in Parliament. उन सारे प्रिंसिपल्स को इस बिल में अच्छी तरह से समागम किया गया है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था, अगर कोई प्लेटफॉर्म, अगर कोई ऐप से लिया जाता है तो वो कानून के आधार पर ही लिया जाए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार हो। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, अगर किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए डेटा जितना चाहिए उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज्यादा डेटा क्यों लिया जाए। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, अगर किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल डेटा चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म्स भी उसको रिफ्लेक्ट करे, चेंज को एक्यूरेट लाए। ये जिम्मेदारी और ये एंटिटीज का नागरिकों को ये अधिकार दिया जाए। पांचवा प्रिंसिपल है अध्यक्ष जी स्टोरेज लिमिटेशन का, जितने समय के लिए डेटा को रखना चाहिए उस समय से बाहर न रखा जाए, इसके लिए स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल इसमें रखा गया है। फिर रीजनेबल सेफगार्ड्स का प्रिंसिपल, कोई भी डेटा बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है, उस डेटा को किस तरह से सेफगार्ड करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसका ऑब्लिगेशन संस्थाओं पे रखा गया है। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपसे डेटा ले, किसी नागरिक से डेटा ले, वो The Supreme Court in 2017 has held that any infringement of the right to privacy should be proportionate to the need of the such interference. Exemptions for the state may lead to data collection, processing and retention beyond what is necessary. This may not be proportionate and may violate the fundamental right to privacy. The bill empowers the central government to exempt processing by government agencies from any or all provisions in the interest of aims such as the security of the state and maintenance of public order. None of the rights of the data principles and obligations of data
fiduciaries will apply in certain cases such as processing for prevention, investigations and prosecution of offences. जवाबदेह हो, वो अकाउंटेबल हो, ये व्यवस्था इस बिल में की गई है। अध्यक्ष जी, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सुंदर सुंदर भाषाएं देश में बोली जाती है, इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया माननीय अध्यक्ष जी कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, पूरी की पूरी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा। उड़िया में भी, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, गुजराती में भी, तमिल में भी, मलयालम में भी, हर एक भाषा में 22 भाषाओं में नोटिस होगा, 22 भाषाओं में कंसेंट होगा। अध्यक्ष जी, बहुत इंपॉर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा इस बिल में कि जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि एक दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी वही सुविधाएं पाए जो कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों को होती है। The bill does not require government agencies to delete personal data after the purpose for processing has been met. Using the above exemptions on the ground of national security, a government agency may collect data about citizens to create a 360-degree profile. For surveillance, it may utilize data retained by various government agencies for this purpose. This raises the question whether these exemptions will meet the proportionality test. For interception of the communication on grounds such as national security, the Supreme Court in 1996 mandated various safeguards including establishing necessity, purpose limitation and storage limitation. These are similar to the obligations of data fiduciaries under the bill, the application of which has been exempted. The Sri Krishna Committee 2018 had recommended that in case of processing on the grounds such as national security and prevention and prosecution of offences, obligations other than fair and reasonable processing and security safeguards should not apply. It observed that obligations such as storage limitation and purpose specification, if applicable, will be implemented through a separate law. India does not have any such legal framework. किसी जगह में किसी क्रिमिनल को ऑफेंडर को पकड़ने जा रही है तो क्या उस वक्त लेखा लेखी फॉर्म होगा या फिर कार्रवाई होगी? माननीय अध्यक्ष जी, जो यूरोप का GDPR है उसमें Well, that was a wrap of our big story. For more news and updates, keep watching CVR English.